भगत सिंह ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्थिक बराबरी नहीं देंगे तो ये बराबरी कोई नहीं चलेगी। और यही सवाल भगत सिंह शादी के बारे में उठा रहे हैं। शादी के बारे में कह रहे हैं कि औरत की जो स्थिति है, आप उसको बराबरी देना नहीं चाहते, उसको लैंगिक आप बराबरी नहीं देना चाहते, उसको आर्थिक बराबरी नहीं देना चाहते, तो आप उससे जो शादी करना चाहते हैं वो एक तरह का लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। उन्होंने जो किताबें मंगवा कर पढ़ी, जरा उसका आप अंदाजा करिए, मेरे खासतौर पर मेरे नौजवान साथियों आप करिए। उन्होंने जो विदेशी लिटरेचर है, विदेशी साहित्य है, वो 143 किताबें मंगवाई। उस वक्त जो है किताबें अंग्रेजों का राज था, जालिमों का राज था, विदेशियों का राज था, लेकिन आपको किताब पढ़ने की, लाइब्रेरी से मंगाने की, अपने दोस्तों से मंगाने की आपको एक सहूलियत थी। शंकर शैलेंद्र जी का जो दर्द है वो क्यों आता था, उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भगत सिंह, इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। मत समझो पूजे जाओगे क्योंकि लड़े थे दुश्मन से, रुत ऐसी है आंख लड़ी है अब दिल्ली की लंदन से। भगत सिंह अपने आप में शासक वर्गों के लिए एक खतरे की घंटी भी है, और ये खतरे की घंटी आजादी के फौरन बाद ही हमारे सामने आ गया था कि शासक वर्ग उनको कैसे लड़ते हैं। हालांकि उस वक्त तो वो शासक वर्ग थे जो भारत के संवैधानिक ढांचे में यानी प्रजातंत्र में कम से कम थियरी में विश्वास रखते थे, वो एगैलिटेरियनिज्म की थियरी में विश्वास करते थे। अभी तो जो गैंग पावर के अंदर है, वो तो कहता है कि हम उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। आज 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी साथियों को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती की बधाई। आज के संदर्भ में भगत सिंह के विचारों की क्या है प्रासंगिकता, यह जानना हमें बहुत जरूरी है। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहुत सारे दल पोस्टर पे उनके फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनके विचार मूलतः भगत सिंह के विचारों से सीधा अपोजिट। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। क्या थे भगत सिंह के विचार? आज सनातन को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है देश में। भगत सिंह के विचार क्या थे? अछूत समस्या में उन्होंने क्या लिखा था? तमाम उनके राजनीतिक दर्शन क्या थे? आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज क्या थे? इस एपिसोड में समझने वाला हूं। यह एपिसोड भगत सिंह को समर्पित है। हमारे साथ खास मेहमान है, दो खास मेहमान है। शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, और नीलिमा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है भगत सिंह की जयंती के मायने। स्वागत है सर जी। जय भीम, जय भगत सिंह जी। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। तो हमें इजाजत दीजिए, भगत सिंह और उन जैसे तमाम इनकलाबी जो शहीद भी हुए उनकी याद में एक गाने से, और वो गाना जो है वो गदरी बाबों के जमाने का गाना है, और उसको हमने बदल कर देखिए किस तरह से भगत सिंह और उनके साथियों पर किया है। तो आपके सामने पेश है जी। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे, जिसे पहन सुखदेव राजगुरु मिट गए अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है।
उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा। रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा। रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। वाह, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया जी सर। जी, तो साथी नीलिमा अपने एक और काम पर रहेंगी, एक जी। जगह बातचीत हो रही है, तो हम लोग जारी रखेंगे। जी हाँ सर, बताएं सर। जी, आपने एक आज बहुत के संदर्भ में आपने एक जी। बहुत बुनियादी सवाल उठाया मेरे प्यारे दोस्त, और वो बुनियादी सवाल ये है कि आज भगत सिंह का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि भगत सिंह को बहुत लोग, फेक लोग, झूठे लोग, बेईमान लोग भी आज, क्योंकि उनकी जो जनता के बीच में जो उनकी साख है उसका फायदा उठाने के लिए अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं। पर यह भी सच है कि जमीनी स्तर पर नौजवानों के बीच में, ट्रेड यूनियन के बीच में, औरतों के संगठनों के बीच में, अगर देश में कोई एक सबसे पॉपुलर, अगर एक हमारा हीरो है, हमारा इनकलाबी है, तो वो भगत सिंह और उनके साथी हैं। और भगत सिंह खास तौर पर, क्योंकि उन्होंने, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, भगत सिंह एक विचार है, और एक विचार है वो भगत सिंह कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया को, उसकी पूरी जो प्रोसेस है उसको हम जानेंगे तो हमें बहुत गर्व होगा कि ये भगत सिंह कोई जिस तरह के आम हमारे नायक होते हैं उनसे बहुत अलग, बौद्धिक तौर पर पूरी तरह से तैयार, जो बोल रहे हैं उसका एक इतिहास, उस पर एक रिसर्च किया हुआ, वो भगत सिंह थे। लेकिन ये भी सच है मेरे प्यारे दोस्तों कि डॉक्टर रतन लाल और प्यारे दोस्तों की भगत सिंह अपने आप में शासक वर्गों के लिए एक खतरे की घंटी भी है, और ये खतरे की घंटी आजादी के फौरन बाद ही हमारे सामने आ गया था कि शासक वर्ग उनको कैसे लड़ते। हालांकि उस वक्त तो वो शासक वर्ग थे जो भारत के संवैधानिक ढांचे में यानी प्रजातंत्र में कम से कम थियरी में विश्वास रखते थे, वो एगैलिटेरियनिज्म की थियरी में विश्वास करते थे। अभी तो जो गैंग पावर के अंदर है वो तो कहता है कि हम उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि इनइक्वालिटी, जो गैर बराबरी है, वो एसेंस है, और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये मैं आपको गोलवलकर, जो सबसे बड़ा गुरु है, वो उनको गुरु गोलवलकर, उसका ये कहना है कि ये अंग्रेज यहाँ पर आए थे, हम पर राज कर रहे थे, तो उसमें क्या बुरा था, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो और ये भगत सिंह जिस तरह की आजादी चाहते थे कि मजदूरों, किसानों, नौजवानों की, बुद्धिजीवियों की, छात्रों की, किसानों की आजादी हो,
तो खतरे थे ही, क्योंकि भगत सिंह एक व्यक्ति, एक खूबसूरत चेहरे से बढ़कर एक विचार भी बन गए थे। और इसीलिए शंकर शैलेंद्र ने जो 1948 के अंदर जो गीत लिख दिया था, वो मैं आपको उनकी नज़म वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि जी, शंकर शैलेंद्र के बारे में आप ये जानते हैं कि शंकर शैलेंद्र मथुरा में रहते थे और वो एक दलित परिवार से, बिहार के एक दलित परिवार से आते थे, बहुजन परिवार से आते थे और हॉकी खेल रहे थे। तो उसमें जो ऊंची जाति, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अच्छा ये भी हॉकी खेलेंगे, ये लोग भी हॉकी खेलेंगे। तो वो बहुत परेशान और आहत होकर वो दूसरी जगह गए और उसके बाद फिर किस तरह से बंबई का जो उनका सफर है, और खैर वो बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उनके बच्चों के साथ, उनके बेटे के साथ जो व्यवहार होता रहा, क्योंकि वो एक बहुजन थे, उसको हम जानते हैं। यानी ये उनका, शंकर शैलेंद्र जी का जो दर्द है वो क्यों आता था, उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भगत सिंह, इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। मत समझो पूजे जाओगे क्योंकि लड़े थे दुश्मन से, रुत ऐसी है आंख लड़ी है अब दिल्ली की लंदन से। सत्य अहिंसा का शासन है, राम राज्य फिरा है, भेड़ भेड़िए एक घाट है, सब ईश्वर की माया है। दुश्मनी जब अपना टीपू जैसों का क्या करना, टीपू सुल्तान जैसों का क्या करना है। तो ये साफ बता रहे हैं कि क्या होना है। अब भी जेलों में सड़ते हैं, न्यू मॉडल आजादी है, बैठ गए हैं काले पर गोरे, जुल्मों की गादी है, वही रीति है वही नीति है, गोरे सत्यानाशी की। ये शंकर शैलेंद्र 1948 में कह रहे हैं। और आज मुझे लगता है मोदी के राज में, अगर हिंदुत्ववादियों और बीजेपी के राज के अंदर इससे ज्यादा सटीक वर्णन नहीं हो सकता। और मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं कि आज भगत सिंह आ जाएं और भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्या करेंगे ये हिंदुत्ववादी लफंगे गुंडे उनके साथ? ये उनको लिंच करेंगे, उनको नारा लगाने से पहले उनको मार देंगे, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद को वो कहते हैं। और बदकिस्मती से न्यायपालिका के भी कुछ जो कोड मगज जो जज हैं, वो इस बात को कर रहे हैं कि ये इनकलाब जिंदाबाद तो ये हिंसा फैलाने का एक नारा है। तो ये देश कहां पहुंच गया है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जैसे डॉक्टर रतनलाल ने कहा कि वो किस तरह से वो चीजों को लेकर समझते थे, और मैं उसके बारे में जो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद जो है, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब ये नहीं है कि हमने हिंसा करनी है। उनका जो रेवोल्यूशन है उसका मकसद तो बंदूक नहीं है, वो रास्ता वो कब का छोड़ चुके थे। वो जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बनाने का तय किया था, जब चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह साहब ने मिलकर, तो तभी ये तय हो गया था कि हमने जनता को संगठित करना है, जनता को के बीच में सोशलिस्ट विचार लेकर जाने हैं। हम में से कितने साथी जानते हैं जो हमने काकोरी का जो खजाना लूटा था, वो कोई बम पिस्तौल बनाने के लिए नहीं लूटा था, वो उन्होंने इसलिए लूटा था क्योंकि प्रेस लगाना चाहते थे, प्रेस जिसमें मजदूरों किसानों के लिए समाजवादी साहित्य छपेगा और उसके अंदर वितरित किया जाएगा। लेकिन ये भगत सिंह कैसे पैदा होते हैं, भगत सिंह क्यों खास है, भगत सिंह की जो इनकलाबी टोली है वो क्यों खास है, जरा उसको आप समझ लीजिए कि भगत सिंह अप्रैल 8, 1929 को गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर रतनलाल जी। जी। वो मार्च 23 1931 में उनको फांसी दी गई थी। वो 716 दिन जेल में थे, इसको अंडा कोठरी भी कहा जाता है। और बदकिस्मती से ये वो कोठरी है जिसके अंदर हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक को भी रखा हुआ है, जो अपने आप में बहुत परेशानियों से ग्रस्त हैं। वो हाथ पैर से अपाहिज हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, उनको ब्रश करना भी मुश्किल है, लेकिन उनको रखा हुआ है वहां पर। तो ये 716 दिन, जिसमें 167 दिन वो फांसी देने वाली कोठरी के अंदर थे। उन्होंने जो किताबें मंगवा कर पढ़ी, जरा उसका आप अंदाजा करिए, मेरे खासतौर पे मेरे नौजवान साथियों आप करिए। उन्होंने जो विदेशी लिटरेचर है, विदेशी साहित्य है, वो 143 किताबें मंगवाई।
उस वक्त जो है किताबें अंग्रेजों का राज था, जालिमों का राज था, विदेशियों का राज था, लेकिन आपको किताब पढ़ने की, लाइब्रेरी से मंगाने की, अपने दोस्तों से मंगाने की आपको एक सहूलियत थी, वो सहूलियत थी। और आप ये देखिए भगत सिंह और उनके साथी जो थे, आज हम में से कोई जेल में जाता है तो हम क्या करते हैं कि जी हमको जरा अचार भिजवा दीजिए, हमको मक्खन भिजवा दीजिए, हमको जो है घर का खाना भिजवा दीजिए। भगत सिंह जो खत लिख रहे हैं अपने दोस्तों को, खत के बाद एक खत है डॉक्टर रतनलाल जी, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आप पढ़ सकते हैं। वो भगत सिंह जी के जो भांजे हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, उन्होंने पूरा भगत सिंह ORG वो पूरा एक साइट बनाया, वेबसाइट बनाया, उस पर जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मार्क्सिस्ट और एक वेबसाइट है जिसमें अंग्रेजी हिंदी के भगत सिंह के सारे लेख आप पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे, जैसे इस तरह के अछूत समस्या आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सांप्रदायिकता पर उनके लेख मिल जाएंगे, मैरिज पर उनके लेख मिल जाएंगे। ये सब आप उसको बहुत आराम से हिंदी अंग्रेजी के अंदर आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें मंगाई उन्होंने 143, 9 आयरलैंड की छपी हुई, इंग्लैंड की छपी हुई 43, यूरोप की छपी हुई 24, अमेरिका की छपी हुई 31 और रशिया की छपी हुई 36। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय हिंदुस्तान का जो लिटरेचर उन्होंने मंगाया उसकी 159 किताबें, 159 किताबें, अंग्रेजी की 54, हिंदी की 63, पंजाबी की 7, उर्दू की 28, बंगाली की 17 और मराठी की 3। ये बहादुर इनकलाबी कितनी भाषाएं जानता था? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली को वो पढ़ सकते थे और उसमें बातचीत कर सकते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो खत लिख रहे हैं, वो खत ये लिख रहे हैं कि मेरे को ये किताब भिजवा दीजिए। जैसे एक खत में, अभी आपको समय कम है, जो कॉमरेड जयदेव के नाम उन्होंने लिखा 24/7/1930 को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 24 को खत लिखा सेंट्रल जेल, लाहौर से। उन्होंने कहा कि खत सीधा शुरू हो रहा है, कोई नहीं कि कैसे हो, सब ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूं, नहीं, मेरे लिए द्वारका लाइब्रेरी से ये किताबें भिजवा दें। कुलबीर, उनके जो भाई हैं, मुझसे मिलने आएंगे, वो किताबें ले आएंगे। मिलिट्रिज्म, कार्ल लिबनेस की, वाई मैन फाइट, बर्टन रसल की, सोवियट्स एट वर्क, कोलैप्स ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, म्यूचुअल एड, ये सारी रूस की छपी हुई किताबें। इसमें कुछ लेनिन की हैं, कुछ प्रिंस क्रोपोटकिन की हैं। फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स, सिविल वॉर इन फ्रांस, मार्क्स की हैं। लैंड रेवोल्यूशन इन रशिया और स्पाई, ये अपटोन सिंक्लेयर की हैं। ये किताबें मुझे भिजवा दीजिए। और उसके बाद देखिए एक और क्या दरखास्त कर रहे हैं वो, कि ये जो एक और जेल जिसके अंदर बोर्स्टल जेल जिसके अंदर इनकलाबी कुछ थे, उनकी यहाँ भी कुछ किताबें पहुंचवानी है, ये भी आप उनसे कह रहे हैं। प्लीज ऐसा करिए कि ये 2-3 किताबें, पंजाब पेजेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डेट बाय डार्लिंग, और 2-3 किताब फॉर डॉक्टर आलम के लिए भेज दें दूसरे जेल के अंदर। वो इनकलाबियों को उन्होंने बांट कर रखा हुआ था, एक और जेल के अंदर रखा था, और कोई दूसरी पर्सनल मांग नहीं है, कोई भी चीज नहीं। और उन्होंने जो डायरी लिखी, उनकी जो डायरी है, वो डायरी क्या है, वो 10 PhD की थीसिस जैसी है, सैकड़ों पन्नों के अंदर है। और उसके बाद जो उनके लेख जो अलग अलग उनके लिखे जाते थे, मैं उसमें से अपने दोस्तों को कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और उनका एक बहुत फिलोसॉफिकल लेख है, मैं नास्तिक क्यों। बदकिस्मती से इस देश के अंदर आप क्या क्या पढ़वा रहे हैं नौजवानों को, ये एक फिलोसॉफिकल लेख है। बर्टन रसल ने व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वो जो किताब है, एक मोटी किताब, उसके बराबर की किताब एक छोटे से पैम्फलेट के अंदर वही फिलोसॉफिकल सवाल उठाते हुए लिखा। सारी दुनिया में लोग इसको पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है किताबों में से, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम सनातन धर्म पढ़ेंगे, और सनातन धर्म भी कोई एक ही व्याख्या वाला हम सनातन धर्म पढ़ेंगे, और एक ही रंग में रहेंगे, एक ही खाना खाएंगे, एक ही भाषा बोलेंगे।
तो उसका जो सत्यानाश होगा वो अलग बात है। जरा भगत सिंह अपने जीवन परिचय दे रहे हैं, मैं नास्तिक क्यों में, जरा सुन लीजिए। इस समय यानी सन 1925 जब उन्होंने किताब लिखी, तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो, अध्ययन करो। और इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेनिन हो, चाहे ग्रैमशी हो, चाहे ब्रेख्त हो, वो हमेशा ये कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ग्रैमशी जेल के अंदर से अपने दोस्तों को लिखकर भेज रहे हैं कि खराब से खराब हालात में किताब हमको जिंदा रखती है। भगत सिंह भी इन किताबों की वजह से भगत सिंह बने। और इसीलिए हमें एक शिकायत है अपने दोस्तों से जो आज भगत सिंह का जन्मदिन और भगत सिंह का शहादत दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, कि वो सोचते हैं भगत सिंह सिर्फ 2 दिन याद करने की चीज है। देखिए, जो भगत सिंह विरोधी हैं वो तो इनको इसलिए याद करते हैं आज और शहादत के दिवस पर कि अपने कुकर्म छुपाना चाहते हैं इनकी तस्वीर के पीछे। लेकिन बदकिस्मती से हम भी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 365 दिन में हमको 363 दिन भगत सिंह की जरूरत नहीं है। हम आज 28 सितंबर को या 23 मार्च को हम उनको लेके नहीं गए। भगत सिंह रोज जीने की विचार है। भगत सिंह को हमने रोज जीना है। अब देखिए किस किस सवाल पर लिखा है उन्होंने पंजाब में भाषा और लिपि के सवाल पर लिखा जब वो छोटी क्लास में थे। एक कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने किस तरह से धर्म को भाषाओं से जोड़ दिया गया। इस्लाम धर्म की हो गई भाषा उर्दू, हिंदू धर्म की भाषा हो गई हिंदी, सिख धर्म की भाषा हो गई पंजाबी, जिसको गुरबाणी हमने नाम दे दिया। हाँ, गुरबाणी हमने नाम दे दिया। इसका वो पूरा खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और इस देश की अछूत समस्या जो आरएसएस वाले बोलते हैं कि अछूत समस्या तो है नहीं, हिंदू तो सब एक होते हैं और ये अछूत जो है ये तो कोई बाहर से हम पर ला दिया गया, यानी वो मनुस्मृति नहीं है, कोई उसको भी नकार देते हैं। और ये चतुर्वर्ण जो गोलवालकर कहता है कि हिंदू धर्म और जातिवाद दोनों पर्यायवाची हैं, उसके बारे में भी ये झूठ बोलते हैं। जरा देखिए भगत सिंह ने क्या लिखा। हमारा देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उस वक्त इतनी ही आबादी थी हमारे बहुजनों की और देश की, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिनको सुनते ही शर्म आती है। और ये कोई बात भगत सिंह सन 1920 के दशक और सन 1930 के दशक की 20 के दशक की बात नहीं कर रहे हैं। ये कल जो दिल्ली के अंदर हुआ है, एक मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकान लगी थी, उसमें से प्रसाद खाने पर एक बच्चे का कत्ल किया गया है, एक बच्चे को लिंच किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि, और वो इस वजह से कि वो हमारा नहीं था, हमारा जैसा नहीं दिखता था, हमारी जाति हमारे धर्म का नहीं था, तो उसको मार दिया गया। तो कितनी नफरत हो सकती है लोगों से। और हम इस बात को जानते हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि आज इस देश के बहुजनों के साथ क्या हो रहा है और पिछले 10 साल के अंदर बहुजनों के साथ क्या हो रहा है। रोज देश के अंदर लगभग 9 बहुजन लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है। तो आप भगत सिंह कह रहे हैं कि आपको जो है, अच्छा, फिर उसके बाद भगत सिंह एक और मजेदार सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान अछूत चाहते हैं कि मुसलमान हो जाएं, क्योंकि उनको मुसलमान संख्या बढ़ाने के लिए। हिंदू चाह रहे हैं कि ये सब अछूतों को हम हिंदू धर्म के अंदर उनको जो है उनके साथ खाना खा के उनको अपने साथ शामिल कर लें, ताकि, क्योंकि वो मुसलमानों से लड़ाई में उनकी शक्ति और उनका बल हमको चाहिए होगा। यानी कोई उनका उद्धार नहीं करना चाहता, उनको बराबरी नहीं देना चाहता। और क्योंकि वो ये भगत सिंह ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्थिक बराबरी नहीं देंगे तो ये बराबरी कोई नहीं चलेगी। और यही सवाल भगत सिंह शादी के बारे में उठा रहे हैं।
शादी के बारे में कह रहे हैं कि औरत की जो स्थिति है, आप उसको बराबरी देना नहीं चाहते, उसको लैंगिक आप बराबरी नहीं देना चाहते, उसको आर्थिक बराबरी नहीं देना चाहते, तो आप उससे जो शादी करना चाहते हैं वो एक तरह का लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो औरतों से कह रहे हैं कि आप इस तरह की शादी के लिए मत जाइए। नौजवान लड़कों से कह रहे हैं कि आप इस तरह की शादी के लिए जाइए। उसके बाद इस एक और बड़ी समस्या जो इस देश के अंदर जातिवाद की है, यानी हम किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में जरा भगत सिंह का जो वैचारिक और दार्शनिक लेख है, जरा उसको सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, ये बाकायदा उनका लेख है। ये उन्होंने उर्दू, पंजाबी, हिंदी तीनों के अंदर छपा। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों की जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि हम अगर इस बात का यकीन ना हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें, किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा और किस पर सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई है कि फला आदमी दोषी है, वरना इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी है, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। तब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालूक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक दिन के अंदर भी, एक दिन भी नहीं छोड़ रहे, एक घंटा भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। और अभी पता नहीं है कि धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार के नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है, पर किसको चर्चा है? किसी को चर्चा नहीं। और भगत सिंह एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि लीडरों ने, अखबारों ने इसको फैलाया है। लीडर और अखबारों ने इसको फैलाया है, और अखबार जो है उनका सबसे बड़ा काम है धंधे कराना। और उसके बाद बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आर्थिक है, क्योंकि अगर आप आर्थिक तौर पर आप लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे तो वो इन सांप्रदायिक संगठनों के चक्कर में आते रहेंगे। और भगत सिंह उसका समाधान भी बताते हैं। वो एक मिसाल देते हैं कि कलकत्ता में उसी समय में दंगे हुए हिंदू मुसलमान, लेकिन वहां जो ट्रेड यूनियन के मजदूर थे, लाल झंडे के मजदूर थे, उन्होंने उसमें हिस्सेदारी नहीं की, उसको रोकने की कोशिश की। और भगत सिंह उसी को मिसाल देते हुए कहते हैं कि लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने को आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी को सुनने में आई, वही है कि वहां के दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सेदारी नहीं की। ये खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाने घिरना सिखाते हैं, तंग आकर हाथ धो रहे हैं। और वो नौजवानों से जो अपील कर रहे हैं, नौजवानों को चाहिए कि वो, मेरे नौजवान सुन लीजिए भगत सिंह का ये जो एक लेख का एक हिस्सा है। नौजवानों को चाहिए कि स्वतंत्रता पूर्वक, गंभीरता से, शांति और सब्र के साथ सोचें। उन्हें चाहिए कि वे भारतीय स्वतंत्रता के आदर्शों को अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में अपनाएं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। उन्हें अपने आप को बाहरी प्रभावों से दूर रहकर संगठित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि मक्कार तथा बेईमान लोगों के हाथों में न खेलें, जिनके साथ उनका कोई समानता नहीं है और जो हर नाजुक मौके पर आदर्श का परित्याग कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि संजीदगी और ईमानदारी के साथ सेवा, त्याग, बलिदान के अनुकरणीय वाक्य के रूप में अपना मार्गदर्शक बनाएं। याद रखिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुषों के बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम व हितों के मुकाबले तथा अपने एवं प्रियजनों के कारणों के मुकाबले देश की अधिक चिंता करते हैं। और मूल मंत्र देखिए भगत सिंह की बात का, जब तक हम अपनी संकीर्णता छोड़कर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारे बीच सही अर्थों में एकता नहीं हो सकती। एकता के साथ ही हम आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों के चुंगल से छुटकारा पाना ही नहीं, बल्कि वह पूर्ण आजादी है जो लोग मिलजुल कर
रहेंगे, जिसमें जब लोग मिलजुल कर रहेंगे और दिमागी गुलामी से आजाद होंगे। देखिए कितना जोर दे रहे हैं गुलामी, दिमागी जी गुलामी से आजाद होने पर डॉक्टर रतनलाल। और जी भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए। नंबर 1, जातिवाद से मुक्ति पाना होगा, कास्टिज्म को कब्रिस्तान में पहुंचाना होगा, सांप्रदायिकता को कब्रिस्तान के अंदर पहुंचाना होगा, और सच के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयारी करनी होगी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है उसको इन 3 आधारों पर समझा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, हमने इसके लिए जाना है, हमने इसके लिए लड़ाई करनी है। और आज मतलब भगत सिंह ने कौन सा विषय है जिसको छोड़ा? चाइल्ड लेबर, बेकार, किसानों की दुर्दशा, नौजवानों की दुर्दशा, और जब तक मजदूर, किसान, नौजवानों की एकता नहीं होगी, हम इस लड़ाई से हम इस देश को आजाद नहीं करा सकते हैं। और भगत सिंह एक बात जो कह रहे हैं कि हमने इस बात को अच्छे तरीके से समझना है कि हमें सिर्फ गोरे अंग्रेजों को जाने दें और काले अंग्रेजों का राज हम उन्हें दें, हम इसको नहीं होने देंगे। और आज देखिए, आज जिस तरह से मोदी मिडिल क्लास, उच्च जातीय मिडिल क्लास के साथ लेकर कर रहा है, भगत सिंह ने उसके बारे में जो वार्निंग दी थी वो पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा डॉक्टर रतनलाल जी। आज भारत वर्तमान लड़ाई ज्यादातर मध्य श्रेणी के लोगों के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है। और बदकिस्मती से कांग्रेस उसमें हिस्सेदारी कर रही थी। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर आर्थिक दबाव डालकर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है, पर जहां तक देश का करोड़ों मजदूर और किसान जनता का ताल्लुक है, उसका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश की लड़ाई लड़नी है तो मजदूरों और किसानों, सामान्य जनता को आगे लाना होगा, उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। नेता उन्हें अभी तक आगे लाने के लिए कुछ नहीं करते, न कर ही सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के जुए के साथ, यानी जो गले में फंदा के साथ, भूपतियों और पूंजीपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है, परंतु ये शासकों का उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर रतनलाल जी, आज हमने भगत सिंह के जन्मदिन पर सिर्फ एक दिन हमने मनाया और एक दिन शोक मनाया, 23 मार्च को वो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं उनकी किताबों को लेकर पढ़ रहे हैं, हम उनके लेखों को। अब तो खुशकिस्मती ये है कि इतना सब कुछ उपलब्ध है, नेट पर उपलब्ध है। और डॉक्टर रतनलाल जी, अगर आपको कुछ साथी लिखते हैं, अगर आपको कुछ साथी अपना ईमेल आईडी देते हैं, हमारे अंबेडकर नामे पर देते हैं, तो हम उसको बिल्कुल उन लेखों को किसी भी रूप में, सॉफ्ट कॉपी में या दूसरा अगर उपलब्ध है तो उस रूप में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। चलते एक छोटा सा सवाल। जी। अगर आज भगत सिंह जेल में होते और जिन किताबों का जिक्र आपने किया, आज अगर मंगवाते एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, तो आज वो किताबें प्रोवाइड की जाती? सवाल नहीं उठता। उसको भगत सिंह को अंदर गुंडों से मरवा देते। यानी वो भगत सिंह, अंग्रेज तो फांसी देने तक इंतजार किया ना। अगर इनका राज होता तो भगत सिंह को अब तक किसी बड़े हथियारे को जो जेल के अंदर होता उससे कत्ल करा देना था इन्होंने। जी, शुक्रिया सर। और आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं। अगर आज विवेकानंद आ जाए, जिनका स्टेच्यू उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा रखा है, और वो ये कहें कि समाजवाद से ही इस देश के हिंदुओं का उद्धार होगा, वो उनको लिंच कर देंगे। ये सावरकर का जमाना है जनाब, जिसमें 7 माफीनामा लिखने के बाद 50 रुपए महीना वजीफा लेने के बाद आप जो है आप राष्ट्रवादी हो गए। हाँ, वीर राज। भगत सिंह को ही एक रात को जिंदा नहीं रहने देते, रास्ते में ले जाते हुए फायरिंग में मरवा देते। जी। तो दोस्तों, आज भगत सिंह की जयंती। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। रणफूल साहब ने बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपसे साझा किया है। देखिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।